दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या डीआरडीओ? डीआरडीओ ने सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और फैब्रिक्स सहित कई तरह की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया है। यह प्रणाली एक उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करती है, जिसमें कीटाणु शोधन के लिए ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। डीआरडीओ के अनुसार यह प्रणाली औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी डीआरडीओ। पहला सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 2023 तक सभी घरों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या झारखंड। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2023 तक सभी घरों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना में आकांक्षी जिलों, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत 2020-21 में राज्य सरकार ग्रामीण परिवारों को 77,000 नल कनेक्शन प्रदान करेगी। भारत सरकार ने 2020-21 में जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लिए 255 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अरुणाचल प्रदेश। दूसरा सवाल, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून या 6 जुलाई? विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। यह दिवस साइकिल की विशिष्टता, टिकाऊपन और उपयोगिता के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। साइकिल लगभग 2 शताब्दियों से उपयोग की जा रही है और यह परिवहन का एक सरल, सस्ता, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण के लिए अनुकूल साधन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 3 जून। तीसरा सवाल, सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन शुरू किया है। इसके अंतर्गत बिना कोलेटरल सामान्य ऋण की सीमा कितनी है? ऑप्शन है 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1,20,000 रुपये या 1,60,000 रुपये। केंद्र सरकार दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को अगले 2 महीनों में एक विशेष अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। इस अभियान के पहले चरण में उन सभी किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न मिल्क यूनियनों से जुड़े हैं और जिनके पास केसीसी नहीं है। इस सुविधा के तहत कोलेटरल के बिना ऋण की सामान्य सीमा 1,60,000 रुपये रखी गई है। लेकिन ऐसे मामले जहां उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच बिना बिचौलियों के किसानों से दूध सीधे तौर पर दुग्ध संघों द्वारा खरीदा जाता है, वहां कोलेटरल के बिना ऋण की सीमा 3 लाख रुपए तक हो सकती है। डेयरी सहकारी आंदोलन के तहत देश में 230 मिल्क यूनियनों के साथ लगभग 1.7 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1,60,000 रुपये। चौथा सवाल, हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसे किस मंत्रालय की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने देश भर के 15,000 शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों और कोचों के लिए खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। यह एक 25 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारत के एक खेल राष्ट्र बनने के उद्देश्य को बढ़ावा देगा। यह कार्यक्रम भारत के हर स्कूल से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता ली जाएगी। इस प्रोग्राम का पाठ्यक्रम मॉड्यूल शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों और सामुदायिक कोचों को सही ज्ञान और कौशल के बारे में जानकारी देगा। इससे सभी उम्र के बच्चों के लिए फिटनेस से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करने और उनका आयु अनुकूल फिटनेस परीक्षण करने में मदद मिल सकेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तेलंगाना, असम, हरियाणा या सिक्किम? 2 जून 2014 को तेलंगाना को आधिकारिक तौर पर
आंध्र प्रदेश राज्य से अलग कर नए राज्य के रूप में गठित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष तेलंगाना राज्य 2 जून को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष इसकी 6ठी वर्षगांठ मनाई गई है। तेलंगाना भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण मध्य खंड पर उच्च दक्कन के पठार पर स्थित एक भू आबद्ध राज्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तेलंगाना। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों के रूप में जोड़े गए? समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना, या उपरोक्त सभी। संविधान सभा के सदस्यों ने यह तय किया था कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने के लिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय हों कुछ प्रावधान किए जाएं और इन्हें मूल अधिकारों के अतिरिक्त रखा जाए। मूल संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद नीति निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किए गए थे। बाद में संशोधन करके इनमें कुछ अन्य प्रावधान जोड़े गए जो इस प्रकार हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इनमें अनुच्छेद 39 का, 43 का तथा 48 का को अंतः स्थापित किया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इस भाग में अनुच्छेद 43 खा को अंतः स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में अंतर को प्रदर्शित करते हैं? मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकारों की प्रकृति प्रायः नकारात्मक है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रकृति सकारात्मक है। कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के 2 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। इन दोनों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना है जिनमें उसका संपूर्ण विकास हो सके, किंतु इनमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकारों की प्रकृति प्रायः नकारात्मक है, क्योंकि वे राज्य की शक्ति की सीमाएं स्पष्ट करते हैं, न कि उस पर कोई विशेष कर्तव्य आरोपित करते हैं। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति सकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। मूल अधिकारों में आमतौर पर राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों में मुख्यतः आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत इन प्रतिबंधों से मुक्त हैं। उन पर प्रतिबंध सामान्यतः यही है कि वे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों। 8वां सवाल, कथन है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर वर्ग के शोषण व सामाजिक अन्याय से उसकी रक्षा करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 46। विकल्पों में दिए गए अनुच्छेद से संबंधित कथन निम्नानुसार हैं। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या अशक्तता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 45 में शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। और अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 46। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को उच्चतम न्यायालय ने नीति निदेशक तत्वों के समान ही महत्व दिए जाने की बात कही है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350 का या अनुच्छेद 351? कूट देखते हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 351 से जुड़े एक मामले में यह मत व्यक्त किया है कि यद्यपि अनुच्छेद 335, 350 का और 351 में शामिल निर्देश संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है, किंतु न्यायालयों ने इन सिद्धांतों को लागू करने पर उतना ही ध्यान दिया है
जितना कि नीति निदेशक तत्वों पर। इसलिए इन्हें संविधान के भाग 4 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 350 का के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 4 अर्थात नीति निदेशक तत्वों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 24? अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना शामिल है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना कहा गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध शामिल है। अनुच्छेद 24 विशेष तौर पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे कार्य करने से बचाता है जो उनकी आयु की दृष्टि से उचित नहीं है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 24 यानी विकल्प डी। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत को अगले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।